फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप लोग को पॉइंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप सारे बच्चे मेरे वीडियो को देखने की और कमेंट के माध्यम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और तैयारी आपकी बहुत काफ़ी अच्छी चल रही है। आज हम लोगों ने कई दिनों से कमेंट आ रहा है, सर आप फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का भी क्लासेस का एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। तो एक्चुअली आप लोगों को पता होगा थोड़ा इसका वक्त लगता है। तो चलिए आज हम लोग को 9th, 11th एंड 12th तीनों में आपका हेल्पफुल होगा जो हम लोग को साइंस के एक चैप्टर्स पढ़ना होगा डायमेंशन। डायमेंशन पढ़ने से पहले थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे 9th में, उसके बाद 11th, उसके बाद 12th। ये तीनों टॉपिक्स हम लोग करना है। जो आपको मैं बता दूं, इसके साथ साथ जो बच्चे CHS का प्रिपेयर कर रहे होंगे या डिप्लोमा जैसे पॉलिटेक्निक का प्रिपेयर कर रहे होंगे या उसके एंट्रेंस के एग्जाम का तैयारी देना होगा, तो उसमें भी ये बहुत काफ़ी यूजफुल होगा। ये तीनों CHS साथ में, और भी मैं बता दूं जनरल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी ये साइंस का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ये बहुत काफ़ी आपको यूजफुल और आपको कह सकते हैं कि इसको बहुत ही मतलब एग्जाम में आपका बहुत ही लाभदायक होगा। और आपको ये सारा पॉइंट बहुत काफ़ी कॉपी अपने सामने रखें और रखने के पश्चात जब मेरा वीडियो देख रहे हो तो अपने कॉपी के साथ नोट भी करते हुए चलें और मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं आपको दावा देता हूँ कि आपके पेपर्स में लगभग 90% मेरे द्वारा जो स्टेटमेंट दिया जाता है वही एग्जाम में आते हैं। विशेषकर कॉम्पिटेटिव CHS या आपका 9th, 11th, 12th में जो आपका बिहार बोर्ड का अक्सर ज़्यादा पेपर्स होते हैं उसमें मेरा पढ़ाई का सबसे ज़्यादा टॉपिक क्या होता है, यूजफुल होता है। यदि आपको ऐसा नहीं लग रहा हो तो आप मेरा वीडियो को पढ़ने के पश्चात आप कभी 10th का या किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन का पेपर देख आप देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग को विज्ञान के बारे में, है साइंस है क्या चीज। तो मैं बताना चाहूंगा कि मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया है तो उसी को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे हम साइंस के नाम से जानते हैं। द स्टडी ऑफ रिस्पेक्टिवली कंडीशन इज कॉल्ड साइंस। मतलब मीन्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि विज्ञान कहता क्या है, विज्ञान अपने द्वारा देखी हुई और अपने हाथों से प्रैक्टिकल की हुई चीजों पे क्या करता है, विज्ञान अपना विश्वास करता है, न कि किसी के द्वारा कही हुई बातों पे विश्वास करता है। तो आपको मैंने बताया विज्ञान के बारे में सबसे अधिक योगदान किसका था, तो अरस्तु नामक व्यक्ति का था, जिसके कारण मैं बताना चाहूंगा कि विज्ञान के पिता किसके कहते हैं, अरस्तु को। द फादर ऑफ साइंस इज कॉल्ड अरस्तु। साथ में मैं बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा विज्ञान के 3 हिस्से होते हैं। जो पढ़ना होता है क्या क्या पढ़ना होता है, एक आप पढ़ते होंगे फिजिक्स जिसे भौतिक विज्ञान, दूसरा आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री, तीसरा आप पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो मैं आपको बताना फिजिक्स को भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। तो आपको मैं बताना चाहूंगा फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो प्रकृति में होने वाले विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, बादल का गरजना, मेघ का गरजना, साथ में आपके ओले का पढ़ना, वर्षा का होना, ऋतु परिवर्तन, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ना है, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ना होता है। और फिजिक्स में सबसे अधिक योगदान न्यूटन का था, जिसके कारण द फादर ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड, कौन थे, न्यूटन। तो न्यूटन को किसका पिता कहते हैं, फादर, फिजिक्स का पिता न्यूटन को कहा जाता है। जबकि केमिस्ट्री क्या होती है, तो मैं बताना चाहूंगा ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की संरचना और संगठन के बारे में जिस विज्ञान के अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और रसायन विज्ञान में सबसे अधिक योगदान लेवोसिए या लवाजे नामक व्यक्ति का था, जिसके कारण रसायन विज्ञान का पिता, रसायन विज्ञान का फादर या द फादर ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड लेवोसिए। कई जगह कई बुकों में मैं बताना चाहूंगी इसको लवाजे करके भी लिखा गया होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है। केमिस्ट्री के पिता किसको कहा जाता है, लेवोसिए को कहा जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या होती है, तो मैं विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में और साथ में मनुष्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसी हम क्या कहते हैं, जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। इस जीव विज्ञान में सबसे अधिक योगदान किनका था, अरस्तु का था, जिसके कारण द फादर ऑफ बायोलॉजी इज कॉल्ड अरस्तु। अरस्तु को किसका पिता के नाम से जानते हैं, तो अभी मैंने बताया कि अरस्तु को जीव विज्ञान
जीव विज्ञान के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। और फिजिक्स में भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें दो दो हिस्से पढ़ने होते हैं। अब क्या क्या पढ़ना होता है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके फिजिक्स के साथ साथ आपको केमिस्ट्री में भी दो हिस्से पढ़ने होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक पार्ट्स, ऑर्गेनिक जिसे हिंदी में कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर के नाम से। दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा वैसे यौगिक जिसमें कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हो उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हिंदी में कार्बनिक यौगिक के नाम से क्या करते हैं जानते हैं। लेकिन वैसे यौगिक जिसमें कार्बन के यौगिकों को छोड़कर बाद बाकी अन्य यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम किसके नाम से, इनऑर्गेनिक के नाम से जानते हैं। तो केमिस्ट्री में दो हिस्सा पढ़ना होता है, ऑर्गेनिक का दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। आप फिजिक्स में भी दो हिस्से के रूप में पढ़ना होता है, आपको मैं बताना चाहूंगा। एक आपका फिजिकल होता है, एक होता है फिजिकल मैटर्स, मतलब एक होता है फिजिकल, इसको कहते हैं हिंदी में निर्जीव पदार्थ के रूप में, इसको सजीव पदार्थ के रूप में क्या किया जाता है पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को आते हैं, केमिस्ट्री में क्लियर हो गया, फिजिक्स में क्लियर हो गया, वो हमको देखना था बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या क्या कैसे हिस्से होते हैं और उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में मैं बताना क्या चाहूंगा कि बायोलॉजी में आपको जस्ट मैंने आपको क्या बताया कि प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जीव, जंतु, मनुष्य इत्यादि के बारे में जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं या जानकारी लेते हैं उसे हम बायोलॉजी या जीव विज्ञान के रूप में जानते हैं। इस जीव विज्ञान में सबसे अधिक योगदान अरस्तु का था, जिसके कारण बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु को। इस बायोलॉजी को 3 भागों में बांटा गया था। वह कौन कौन हिस्से में बांटा गया है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको पहले बता दूं कि पहले हिस्से को आपने पढ़ा होगा बॉटनी, जूलॉजी और तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी को हिंदी में आप क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान, और इसको क्या कहते हैं, जंतु विज्ञान, इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि वनस्पति विज्ञान क्या होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं दे दूं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स, अर्थात हिंदी में मैं बताना चाहूंगा पृथ्वी पर उपस्थित विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में, मतलब घास फूसों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति या उसी बॉटनी के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक आश्चर्यचकित वाली बात बता दूं, जैसे आप बम्बू जिससे बांस करते हैं, बांस एक प्रकार का, आपको जानकारी मैं दूं, बांस एक प्रकार का घास है, एक प्रकार का क्या है, ग्रास है। और आप सोच में पड़ गए तो वास्तव में मैं बताना चाहूंगा ये जो मैंने भी बताया बम्बू या बांस वो एक प्रकार का घास है, तो किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, बॉटनी के अंतर्गत। तो ये आपका, जबकि वनस्पति विज्ञान में सबसे अधिक योगदान किसका था, थियोफ्रेटस का था, थियोफ्रेटस, जिसके कारण बॉटनी के पिता किसको कहते हैं, मतलब किसको कहा जाता है, थियोफ्रेटस को। और वही मैं एक और चीज बता दूं, द स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। थियोफ्रेटस क्या थे, तो थियोफ्रेटस नामक व्यक्ति ने वनस्पति के बारे में बहुत काफी अपना योगदान दिया था, जिसके कारण बॉटनी या बॉटनी के फादर के रूप में किसको जाना जाता है, थियोफ्रेटस को जाना जाता है। जबकि जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स etc इज कॉल्ड, आपका क्या होगा, जूलॉजी। विभिन्न प्रकार के जानवरों, जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम किसके, जूलॉजी के नाम से जानते हैं। और इस जूलॉजी में सबसे अधिक योगदान किसका था, और अरस्तु का था, जिसके कारण जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है, तो अरस्तु कहा जाता है। अब आपके सामने अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ फंगस, बैक्टीरिया, वायरस इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मीन्स हिंदी में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों जैसे फंगस हो गए, शैवाल हो गया, कवक हो गया, इन चीजों की जानकारी जब प्राप्त करते हैं उसे हम किसके नाम से, सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। और इस सूक्ष्म जीव विज्ञान के में सबसे अधिक योगदान किसका था, तो लुई पास्चर का था, लुई
पास्चर का, जिसके कहा सूक्ष्म जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, लुई पास्चर को कहते हैं। और ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस सब में सबसे अधिक योगदान किसका, जंतु विज्ञान मीन्स अरस्तु का था, जिसके कहा साइंस के पिता के रूप में किसको जाना जाता है, अरस्तु को जाना जाता है। तो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। साइंस के मुख्यतः 3 भाग हुए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स में क्या पढ़ना था, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना था, बायो में क्या पढ़ना था, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। और हमें आज एक चैप्टर्स पढ़ना है क्लास 9th के लिए भी, 11th के लिए और 12th तीनों के लिए चैप्टर्स पढ़ना है साइंस में। वो कौन सा हिस्सा, तो फिजिक्स का एक पॉइंट पढ़ना है जो हमको बताना था। ये मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि ताकि आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रहे, ताकि आगे जब हम बढ़े तो आपको बहुत काफी हेल्पफुल मिले। कौन सा टॉपिक कहाँ से बनता है ये समझ में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या देखना है, तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा फिजिकल क्वांटिटी। पहले आपके सामने क्या होगी, भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्लास 9 के अकॉर्डिंग पढ़ना है, 9th और 11th दोनों के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और साथ में मैं बता दूं जैसे CHS का, जनरल कंप्रेशन का, डिप्लोमा का, विभिन्न प्रकार के जब एग्जाम मिलेंगे उसमें बहुत काफी आवश्यकता सहित मात्रा में हेल्पफुल होने वाला है पॉइंट्स। यदि ये मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो मेरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्टडी अच्छे से कीजिएगा। और साथ में जब मैं पढ़ा दूं और मेरा वीडियो देखने के बाद कॉपी का नोट्स तैयार करने के बाद अपने पास सामने बुक रखेंगे और उसे स्टडी करना शुरू करेंगे, आपको कंप्लीट समझ में आएगा। भौतिक राशियां क्या होती है, तो मैं बताना चाहूंगा भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। और कहेंगे सर भौतिक अर्थात मैं बता दूं कि जो विभिन्न प्रकार की राशियां होती हैं, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, इनको व्यक्त करने के लिए एक सिचुएशन, एक कंडीशन बनाया जाता है, उसी को किसके नाम से, भौतिक राशियों के रूप में जाना जाता है। और ये भौतिक राशियां मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती है, तो मैं बताना चाहूंगा। एक होती है मूल राशि है, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। मूल या आधारी, उसको हिंदी में बोलते हैं पहले को मूल या आधारी राशि, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। जबकि सेकंड होता है व्युत्पन्न राशि, इसे इंग्लिश में डेरिवेटिव क्वांटिटीज के नाम से क्या होते हैं, जानते हैं। तो अब हम लोग के सामने सवाल खड़ा होता है कि मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। मेरी बात को, ये मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इससे उपयोग बहुत आपको जितने भी 9th हो गए, 10th हो गए, 11th हो गए, 12th हो गए, प्लस CHS हो गए, प्लस आपको जानकारी करवा दूं CHS के साथ साथ आपके विभिन्न प्रकार के जितने भी जनरल कंपटीशन होंगे, इसमें बहुत काफी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यदि मेरा पॉइंट अच्छे से पॉइंट कवर कर लेंगे तो बिना याद किए हुए मेरे समझे हुए टॉपिक से भी आप हल कर सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ मूल या आधारी राशि। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त कर, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, हुज क्वांटिटीज परफेक्टली इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। अर्थात तो वैसी राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उसे मूल या आधारी राशि के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं देना चाहूंगा, लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा हो गया, ये जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, मूल राशियां होती हैं। अतः मूल राशियों की कुल संख्या वास्तव में कितनी होती है, 7 होती है। और व्युत्पन्न राशियां वे राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त किया जाए उसे व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। और कहेंगे जैसे एग्जाम्पल में देना चाहूँ, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। ये जितनी भी होती है क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। कैसे होती है 11th के क्लास के अकॉर्डिंग मुझे जब आगे भी क्लास लूंगा तो मैं इसमें बताऊंगा। पहले मूल राशि के बारे में जानते हैं। तो मैंने बताया वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है उसे मूल या आधारी राशि के नाम से जानते हैं। और मूल या आधारी राशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। वो कौन होती है वो देखते हैं। देखेंगे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर,
पदार्थ की मात्रा ज्योति तीव्रता, जो आपको लाइट चैप्टर में ज्योति तीव्रता के बारे में मैंने बता रखा है। ज्योति तीव्रता क्या होता है थोड़ा इसके ऊपर हम बता दें। एक ज्योति तीव्रता कहते किसे, बहुत अच्छा, मतलब किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित की जाती है उसी को हम किसके नाम से, ज्योति तीव्रता के नाम से जानते हैं। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती है। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, आपके सूर्य के प्रकाश के, जैसे सूर्य के प्रकाश 1 सेकंड में जितनी वो ऊर्जा देता होगा उसी को किसके नाम से, ज्योति तीव्रता के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो ज्योति तीव्रता पॉइंट क्लियर हो गया। अभी मैं बात कर रहा था, ये मुख्यतः ये आपकी मूल राशि कहलाएंगी। कैसे, वे राशि जो पूर्णतः स्वतंत्र हो। जैसे लंबाई को आप जब मेजरमेंट करते मीन्स मापते हैं तो लंबाई के सही मात्रा का आप क्या लेते हैं, मीटर। द्रव्यमान को किसमें, केजी। समय को किसमें, सेकेंड। विद्युत धारा को किसमें, एम्पियर। ताप को किसमें, केल्विन। पदार्थ की मात्रा किसमें, मोल में। ज्योति तीव्रता किसमें, कैंडला में। इसके साथ साथ तो अन्य और कोण होते हैं जिससे आपको जानकारी के लिए, गहन कोण, इसके साथ साथ 2 और होते हैं। गहन कोण होता है, एक होता है ठोस कोण। घन कोण को रेडियन में मापते हैं, जबकि ठोस कोण को स्टेरेडियन में मापते हैं। रेडियन में क्या करते हैं, मापते हैं। घन कोण को रेडियन मापते हैं, ठोस कोण को स्टेरेडियन मापते हैं। ये हमारी मुख्यतः रूप से यही हमारी मूल राशियां होती हैं और इन्हीं मूल राशियों की सहायता से हम कौन सी राशि, व्युत्पन्न राशि की क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। और इसके बाद से मैं बताना चाहूंगा, आपने पढ़ा होगा एक भौतिक राशि के साथ साथ आपने पढ़ा होगा, भौतिकी मैंने बताया कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया दूसरी भौतिक राशियां, तो आपने 9th में पढ़ा होगा। 9th के अकॉर्डिंग में बात करूं तो आपने देखा क्या होगा कि वह 2 प्रकार की, अर्थात कौन सी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। हिंदी में आपने पढ़ा होगा सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि क्या होती है, तो मैं उसके ऊपर पहले बात कर लूं। तो वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा, परिमाण का मतलब था मात्रा, मैग्नीट्यूड, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती हो उसे सदिश राशि कहते हैं। और वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की तो आवश्यकता हो लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती हो उसे हम अदिश राशि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके एक लंबाई मैंने लिया और ये लिया, तो मैं इसमें दोनों में जानना चाहूंगा कौन आपका, देखेंगे ये आपका यहाँ से डायरेक्शन हर जगह क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स इसमें दिशा चेंज हो रही है लेकिन इसमें दिशा चेंज नहीं हो रही है। तो यह एक प्रकार की सदिश राशि कहलाएगी, एक प्रकार की अदिश राशि कहलाएगी। कैसे, क्योंकि यहाँ पे इसका दिशा मैंने बताया, इसमें भी परिमाण मीन्स लंबाई इसमें भी है, लंबाई इसमें भी है, तो लंबाई तो इसमें भी नजर आ, लंबाई इसमें भी, लेकिन इसका डायरेक्शन मीन्स दिशा जो है यहाँ पे अलग अलग हो रहा है। इसमें दिशा एक ही समान रहा है, जिसके कारण यह एक प्रकार की सदिश राशि कहलाएगी और यह एक प्रकार की अदिश राशि कहलाएगी। तो इसी को आपको मैं बता दूं, इसी को आप अपनी भाषा में इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं, विस्थापन एक प्रकार की, और इसको आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। विस्थापन का मतलब ही होता है दूरी, लंबाई का मतलब भी होता है दूरी, लेकिन इसमें डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन निश्चित हो गया, जिसके कारण ये एक प्रकार की सदिश राशि हुई और एक प्रकार की अदिश राशि हुई। जैसे और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे कि 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से तो हो सकता है कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा हूँ, तो कभी 10, कभी 5, कभी कुछ डायरेक्शन में चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे मेरी चाल अप डाउन डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन वही बात मैं आपसे बोल दूं कि जैसे रॉकेट की गति, तो ये हमारी एक प्रकार की क्या कराएगी, सदिश, या वेग, विस्थापन, त्वरण, ये बल, ये जितनी भी चीजें होती है एक प्रकार की हमारी क्या होती है, सदिश राशियां होती हैं। वास्तव में मैं बताना चाहूंगा ये जो मूल राशियां होती हैं ये सब के सब एक प्रकार की कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। मूल राशि ये वास्तव में सदिश राशि नहीं होती है। क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण तो होता है लेकिन डायरेक्शन इसमें निश्चित नहीं होता है, जिसके कारण ये सब के सब हमारी कौन सी राशि, अदिश राशि के रूप में जानी जाती है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो हुज क्वांटिटी इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड but it has no direction is called, आपका क्या होगा, तो it's called scalar quantities as for examples time, mass,
इलेक्ट्रिसिटी, लेंथ, ईटीसी, ये जितनी भी चीजें होती है सबके सब, वर्क, ये जितनी भी चीजें होती हैं ये सब के सब एक प्रकार के क्या हमारे कह सकते हैं, ये एक प्रकार की हमारी अदिश राशि के रूप में कार्य करती है। तो अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, ये बात आपको समझ में आ रही है। जिसमें आपके निश्चित दिशा और आपका परिमाण दोनों हो तो सदिश, केवल परिमाण वाले की दिशा ना हो तो उसे अदिश राशि। तो सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, पॉइंट आपका क्लियर हो गया। साथ में मूल राशि किसे कहते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होता है वो देखते हैं। व्युत्पन्न राशि तो वैसी राशियां जिन्हें मूल राशियों से प्राप्त की जाए उसे हम क्या कहते थे, व्युत्पन्न राशि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, वेग बराबर आप क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बट्टा समय। दूसरा एग्जाम्पल, चाल बराबर आप क्या लिख सकते हैं, दूरी बट्टा समय। यहाँ पे विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, लंबाई है, दूरी भी एक प्रकार की लंबाई है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया, इसमें आपका डायरेक्शन निश्चित हो गया लेकिन इसमें डायरेक्शन आपका निश्चित नहीं हुआ, जिसके कारण चाल एक प्रकार की अदिश राशि होगी लेकिन वेग एक प्रकार की सदिश राशि होगी। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अर्थात आपको आ सकते हैं समय के साथ विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और यहाँ पे समय के साथ दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर भी मैंने बताया कि 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से मैं जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन, और दूसरा मैं 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से उत्तर दिशा में जा रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे उत्तर दिशा, मेरी दिशा निश्चित हो चुकी है कि यहाँ पे जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो मैं 10 किलोमीटर तक से कहाँ जा रहा हूँ, नॉर्थ में जा रहा हूँ। ये मेरा डायरेक्शन निश्चित हो गया, जिसके कारण ये हमारा एक सदिश कहलाएगी। लेकिन मैंने ये बोला था केवल 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमारी सदिश राशि नहीं होगी। तो सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, पॉइंट इज क्लियर। अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, क्या है अब देखते हैं। व्युत्पन्न राशि की तो मैंने बताया मूल राशि की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो मूल राशि क्या है, जैसे एग्जांपल चाल से ही पढ़ लेते हैं। चाल बराबर आपने क्या देखा, दूरी बटा समय। तो एग्जांपल में देना चाहिए मूल राशि से कैसे बनाना है। तो आपको पता है कि दूरी एक प्रकार की मतलब लंबाई है, तो लंबाई कैसे मतलब लंबाई किस में होते हैं, मीटर में, समय किस में होते हैं, सेकंड में। तो चाल का सही मतलब क्या निकल के आया, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे देखेंगे ये लंबाई और ये समय दोनों के दोनों मूल राशियां थी, और दोनों की सहायता से हम कौन सी राशि प्राप्त की, स्पीड प्राप्त की, जिसके कारण ये एक प्रकार की कौन सी राशि कहलाएगी। तो अभी मैं बताना चाहिए एक प्रकार की मतलब डेरिवाइड के लिए या कह सकते हैं कि एक प्रकार की कौन सी व्युत्पन्न राशि है। जैसे फॉर एग्जांपल वेग बराबर विस्थापन, इसका वेग सही मात्रा है मीटर पर सेकंड। एक और देखते हैं, जैसे एक्सीलरेशन, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। तो आपने देखा कि वेग का सही मात्रा क्या, मीटर पर सेकंड बाई सेकंड। तो मल्टीपल कर दिए तो मीटर क्या होगा, पर सेकंड के स्क्वायर। अर्थात त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। और एसआई यूनिट क्या होता है उसके ऊपर कुछ देर बाद बात करेंगे। पहले व्युत्पन्न राशि किसी का ये आप समझे। जैसे बल, तो ए बराबर क्या होता है, एम गुण ए, मीन द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। हिंदी में कह सकते हैं क्या, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो बल बराबर आपने देखा है, तो बल आपको पता चला इसका सही मतलब किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान है। ये त्वरण के सही मात्रा आपने देखा कि मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। तो बल के सही मात्रा क्या निकल के आया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर को आप किसके रूप में, न्यूटन के रूप में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्योंकि बल की खोज किसने किया था, न्यूटन ने किया था, जिसके कारण आपको मैं बता दूं 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम मीटर क्या होता है, पर सेकंड के स्क्वायर होता है। वही 1 न्यूटन को जब चेंज करते हैं तो कैसे डायन होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। कैसे, देखिए 1 न्यूटन 1 किलो में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, तो जी हो जाएगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब आता में ये हम बता दें कि जब एसआई यूनिट पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि आपको बताएंगे क्या कि एसआई यूनिट मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एफपीएस होती है, सीजीएस होती है, एमकेएस होती है। ये सीजीएस में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। देखेंगे इसको 1 2 3 4 5, 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर, और ये क्या होगा, पर सेकंड के स्क्वायर। इसी यूनिट को क्या मान देते हैं, डाइन मान देते हैं। 1 यूनिट बराबर 10 के पावर कितना,
5 डाइन। अतः 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 5 डाइन होता है। जिसके का आपको मैं बता दूं, ये सेंटीमीटर मतलब सीजियस प्रति में, मीन दूरी को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को जब सेकंड में मापते हो तो इस यूनिट को सीजियस प्रति के नाम से जानते हैं। और जब आपको MKS, जब लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हो तो इसे MKS पद्धति के नाम से जानते हैं। तीसरा पद्धति आती है FPS, जब आपको लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हो तो उसे FPS पद्धति के नाम से जानते हैं। तो ये आपने देखा कि डाइन क्योंकि ग्राम सेंटीमीटर सीजियस में मैंने कन्वर्ट किया। तो आपसे पूछा भी जाता है कि बल का SI मात्रक सीजियस पद्धति में क्या होता है? डाइन होता है। और 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 के पावर 5 है। वही 1 डाइन बराबर पूछ दिया जाएगा 10 के पावर माइनस कितना? 5 न्यूटन हो जाएगा। तो पॉइंट इज आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों को क्या बोलते हैं कि ये आपका बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, ये आपके क्लास 9 के अकॉर्डिंग आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सदिश राशि, अदिश राशि की मैं बात कर रहा था, तभी मैंने बताया था सदिश में और अदिश में स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है उसको पहले देख लेते हैं। इसमें परिमाण और प्लस क्या दिशा दोनों होती है। मींस इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, बोथ होता है। इट हैज ऑलवेज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट हैज ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। मींस इसमें केवल परिमाण होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होती? दिशा नहीं होती। सेकेंड केस से आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो सदिश राशि होती है इसमें आपकी दिशा हमेशा क्या रहती है? निश्चित होती है, लेकिन इसमें दिशा निश्चित नहीं होती है। तीसरा टॉपिक मैं बताना चाहूंगा, इसमें इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, सदिश राशि की खासियत क्या होती है? वो एक निश्चित क्रम में चलती है, लेकिन एक निश्चित क्रम में नहीं चलती है। ये सदिश के नियमों का पालन करती है, लेकिन अदिश के नियमों का पालन नहीं करती है। तो पॉइंटेज क्लियर होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं देना चाहूंगा, आपका एग्जाम्पल ले लेते पहले। यहाँ पे अदिश में कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, अर्थात आपको मैं बता दूं बल भी एक प्रकार की सदिश राशि है, विस्थापन भी एक प्रकार की सदिश राशि है। अब बट जब दोनों को मल्टीपल करते हैं तो एक प्रकार की अदिश राशि में क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। लेकिन वही बल आगुण आते हैं तो बल आगुण जो होता है वह एक प्रकार की क्या होती है? सदिश राशि है। अर्थात दो जब सदिश को गुणा करते हैं तो सदिश प्राप्त होता है, तो उसे दो सदिशों का गुणनफल करते हैं। और जब दो सदिशों को गुणा करने पर एक अदिश राशि प्राप्त होती है, उसे दो सदिशों का अदिश गुणनफल के रूप में जाना जाता है। तो पॉइंट इज क्लियर। इसे आपको इसके द्वारा सूचित करते हैं, लेकिन इसके द्वारा सूचित नहीं करते हैं। स्थिर में यह उसके परिमाण को बताता है और यह उसकी दिशा को बताता है। सदिश और अदिश राशि में डिफरेंस क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो ये क्लास 9 का सदिश और अदिश में ऐसे एग्जांपल भी मैं थोड़ा देना चाहूंगा सदिश राशि का, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। देख लेते हैं सदिश राशि कौन कौन सी होंगी। तो सदिश राशि आप लोगों को जानकारी के मैं देना चाहूंगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, बल आगुण, ये जितने की जितनी राशियां मैं लिखा हूं सब के सब एक प्रकार की कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। लेकिन वही एग्जाम्पल इसमें होंगे, लंबाई, चाल, दूरी, समय, कार्य, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा, ये जितनी की जितनी राशि होती है सब एक प्रकार क्या होती है? अदिश। क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन बहुत होता है, जिसके कहीं क्या होंगे? सदिश होंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से क्लास 9 के अकॉर्डिंग आपको दिया गया हुआ चैप्टर्स एक पॉइंट आप आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो बाई ग्राफ के माध्यम से पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा ऐसे देखते हैं। यहाँ पे दे सकता है टी सेकेंड, यहाँ पे इसका दे सकता है वेग, भी वेलोसिटी पर मीटर के सेकंड से बढ़ गई है। तो यदि कहेगा क्वेश्चन के लिए समान वेग से द्रव समान समय के समान वेग से यदि इसकी स्थिति बढ़ रही हो तो त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होगा? जब समान वेग से बढ़ेगी तो यहाँ समान समय में परिवर्तन होगा। तो आपने पढ़ा होगा त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग परिवर्तन, समान दर से इसका वेग चल रहा है तो ये समय भी समान वेग से रहेगा, तो यह इसका त्वरण हमेशा क्या रहेगा? एक समान रहेगा।
लेकिन वही एग्जाम्पल दूसरा मैं देना चाहूंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, यदि इस वस्तु को नीचे से जब ऊपर फेंका जाए और ऊपर से जो वस्तु जैसे जैसे नजदीक आती है तो क्या उसका जैसे वस्तु यहाँ पे हो और जब ये नीचे की तरफ आना शुरू करे तो क्या इसका वेग समान रहेगा? नहीं, इसका वेग बढ़ेगा और समय क्या होगा? घटेगा। जिसके कारण मैं बताना चाहूंगा, आप किसी व्यक्ति को देखते होंगे नीचे से ऊपर फेंकने के बाद जब वस्तु वो नीचे की तरफ आती है तो उसका धीरे धीरे वेग क्या होता है? बढ़ते हुए चला जाता है। तो ये सब आपका क्या होता है? त्वरण के कारण ही होता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं क्या के ऊपर? 11th क्लास के ऊपर। हमने सदिश के ऊपर आपको बता दिया। आप लोगों को अगले टॉपिक के ऊपर देखते हैं कि आप लोग का अगला टॉपिक्स क्या पढ़ना है, अगले टॉपिक्स को क्या पढ़ना है। तो अगले टॉपिक में हमने देखा है बीमा, जिसे किसके नाम से? डायमेंशन के नाम से जानते हैं। अब ये मत समझिए कि बीमा का मतलब LIC भारतीय जीवन में, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बीमा का मतलब होता है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा क्या, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाए उसे क्या कहते हैं? बीमा के नाम से जानते हैं। भौतिकी के नियमों को या भौतिकी के पदों को जिन नियमों में व्यक्त किया जाए, अर्थात एग्जाम, उसे हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। उस बीमा में हम विशेषकर लंबाई के लिए लेंथ का और द्रव्यमान के लिए मीन्स लेंथ के लिए एल का, मास के लिए कैपिटल एम का, एंड टाइम मीन्स समय के लिए हम किसका? टी का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह किसी भी राशि की क्या याद करते हैं? बीमा याद करते हैं। इससे आपका क्या उपयोग होता है? बीमा से क्या बेनिफिट है या बीमा का क्या लाभ होता है? बीमा का उपयोग देखते हैं किसके क्या उपयोग होता है। बीमा के उपयोग से आसानी से हम उसके सदिश या अदिश राशि के बारे में क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। साथ में पहला केस के बाद से मैंने बताया कि इसके द्वारा आसानी से उसकी मतलब स्थितियों को सदिश अदिश का निर्धारण कर लेते हैं। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि वह मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि, उसको भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं? इसकी सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन मैं बताना चाहूंगा, वह उसके SI यूनिट को क्या करता है? बताता है और आसानी से इसको हल करने में या किसी भी राशि के SI मात्रा प्राप्त करने में बहुत काफी सहायक होता है। और इसे हम क्या कहते हैं? बीमा के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, अब कहेंगे सर एग्जाम्पल समझाइए कि बीमा कैसे निकालेंगे। तो डायमेंशन के लिए मैं बात करता हूँ। जैसे आपको एग्जाम्पल में देना चाहूंगा वेग, जिसे वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो वेग बराबर जस्ट अभी मैंने क्या बताया कि विस्थापन बटा मैंने क्या लिखा? समय। इंग्लिश में मैं बताना वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब आप बताएं कि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था कि यह और यह एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट है, मीन्स इसको भी लेंथ कहेंगे, इसको भी लेंथ कहेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्शन था बट इसमें डायरेक्शन नहीं था। तो जो विस्थापन ये एक प्रकार की दूरी है, इसके SI मात्रा क्या मापते हैं? SI मात्रा पर विस्थापन मीन्स दूरी है, लेंथ है, लेंथ का SI मात्रा क्या होता है? मीटर। और समय का क्या होता है? सेकंड। इसका डायमेंशन निकालना है। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा विस्थापन जो है अर्थात मीटर जो है, आपसे विस्थापन का जो बीमा निकालना था, ये बताया कि मीटर के लिए लंबाई के क्या लेते? L, समय के लिए क्या लेते? T। इसकी बीमा निकालेंगे तो इसमें m तो नजर द्रव्यमान तो है नहीं, तो m के पावर 0 कर देंगे, L और t के पावर नीचे से ऊपर चला गया -1, अतः वेव की क्या निकल के आ गई? बीमा। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज m0 L t के पावर -1, जिससे हम किसके नाम से? बीमा के नाम से जानते हैं। इससे क्या आते हैं क्वेश्चंस। दूसरा आपने देखा होगा त्वरण का सही मात्रा आपने क्या पढ़ा है? मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। नहीं समझ में आ रहा था आप यहाँ से वैसे भी निकाल सकते थे, वेग बटा समय। इसका सही मात्रा मीटर पर सेकंड, इसका सेकंड जब गुणा कर दिए तो इसका सही मात्रा क्या निकल के आएगा? मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। बस आपको यदि इस किसी भी SI मात्रा का, किसी भी आपका यूनिट का SI मात्रा का आप निकाल लेंगे तो उसका बीमा साइंस क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। जैसे त्वरण का आपने मीटर के लिए आप क्या पाएंगे? L, इसके लिए क्या पाएंगे? T के स्क्वायर, इसमें मास तो है नहीं, तो m के पावर 0 L t के पावर -2, अतः डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन m0 L t के पावर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ये आपका आसानी से बीमा क्या हो सकता है? निकल सकता है। जैसे तीसरा क्वेश्चन से आते हैं, जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं बीमा का, वो क्या होगा? जैसे कि लिखते हैं एग्जाम्पल, संवेग P मूवमेंट, P बराबर क्या होता है? m गुणा v, मीन्स आपने पढ़ा होगा द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास इज कॉल्ड मूवमेंट। हिंदी में कह सकते हैं किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो संवेग आपको पता हो गया कि संवेग ये द्रव्यमान है, इसके सही मात्रा किलोग्राम, वेग है तो इसका क्या होगा? मीटर
पर सेकेंड। तो आपसे पूछा गया संवेग का बीमा, एसआई मात्रा नहीं पूछा गया, तो बीमा पर इसका एसआई मात्रा निकाल लेते हैं। तो आपका एसआई मात्रा निकल के आ गया क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब इसकी बीमा डायमेंशन निकालने होंगे, तो कैसे डायमेंशन निकालेंगे, अब डायमेंशन देखते हैं। डायमेंशन निकालेंगे तो आपको किलोग्राम के लिए क्या लेंगे, एम, मीटर है एल, इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल टी के पावर क्या -1, इसे ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशन के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। जैसे क्या आते हैं बल, तो आपने पढ़ा होगा ए बराबर क्या होता है, एम गुणे इसका सही मात्रा किलोग्राम, इसका सही मात्रा मीटर पर सेकंड के स्क्वायर। आते हैं इसका निकालते हैं, किलोग्राम का सही मात्रा बताया क्या होगा, एम लेंथ है, ये टी के स्क्वायर हल करते हैं तो एम एल टी के पावर -2, जिससे हम किसके बल की बीमा के नाम से जानते हैं। जो आपके क्लास 10th में, सॉरी क्लास 11th में, सीएचएस में, डिप्लोमा में हर साल के जितने भी एग्जाम्स आते हैं, जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे भी जाते हैं। यहाँ तक कि 10+2 का यूपी बोर्ड का पेपर दें, बिहार बोर्ड का पेपर दें, तो इसमें यह तो नहीं, लेकिन इससे अलग हट के क्या किया जाता है, बीमा पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, विद्युत धारा की बीमा, तो आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। तो आपको अभी मैं बताना चाहूंगा, आवेश कभी कभी पूछ लेता है, तो आप कहेंगे आवेश का सबसे मतलब कूलम होता है। जैसे आई बराबर मैं लिखना चाहूंगा क्यू गुणे क्या होता है, टी। तो आपके सामने क्यू का पूछा गया, मीन्स आवेश का पूछा गया, तो आवेश बराबर आप लिख सकते हैं कि विद्युत धारा बटा समय। तो विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है, एम्पियर, और समय क्या होता है, सेकेंड। तो कूलम आवेश का सही मात्रा क्या निकल के 1 एम्पियर बाई सेकेंड। तो एम्पियर का तो कुछ होता नहीं, तो एम्पियर जीरो कर दिए, सेकेंड का क्या लिखेंगे, टी। तो आप लिख सकते हैं क्या, एम है नहीं, एल है नहीं, टी के पावर नीचे से ऊपर जाए तो -1 इंटू ए, अतः एम जीरो एल जीरो टी के पावर -1, और एम्पियर को ही किसका, आवेश की बीमा के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से ये बीमा समझ में आ रही होगी। हम अपनी तरफ से कुछ होमवर्क देते हैं, जो अपने घरों पर बैठ कर क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं टॉपिक्स होमवर्क के तौर पे आपको मैं देने चल रहा हूँ क्वेश्चन, आप अपने घर पे बना लीजिएगा। क्या होगा, कार्य मीन्स कार्य बराबर क्या पड़े, बल गुणे विस्थापन। जड़त्वाघूर्ण, तो जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। ठीक है, आवेग बराबर क्या होता है, तो बल गुणे समय। दूसरा एग्जांपल, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटा समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या। आवृत्ति बराबर क्या होता है, 1 बटा आवर्तकाल। V इक्वल टू क्या होता है, IR। Q इक्वल टू क्या होता है, I/T। ये विभिन्न प्रकार की जो दी गई है, इसके द्वारा आप क्या करेंगे, अपने घरों पर बीमा निकाल लीजिएगा, और आपके पास बुक्स होंगे तो बुक के माध्यम से और बीमा आप निकाल कर सीख लीजिएगा, और उसमें जो आपको समस्या होगा कमेंट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि यह मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सारे बच्चों को बहुत बहुत काफ़ी धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।